हेलो। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्लास फोर्थ के अंदर आपका स्वागत है। इससे पहले हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, उनकी हम एक्सेप्शंस को देख चुके हैं। उसके आगे हमने मेटल्स की केमिकल रिएक्शन देखी है, एयर के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ। अब हम आगे चलते हैं। एसिड की ही एक रिएक्शन का एक पॉइंट है जिसका नाम है आपका एक्वारेजिया। क्या नाम है भाई? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? जैसे कि आपने देखा था कि हमने वहां दो एसिड्स को नॉर्मली डिस्कस किया था। एक था आपका HCl जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा था आपका HNO3 जो कि है आपका नाइट्रिक एसिड। तो मिक्सचर ऑफ क्या होगा भाई? मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ इन द ratio of 1:3 is known as एक्वारेजिया। क्या बोलेंगे भैया आप उसको? एक्वारेजिया बोलेंगे। मिक्सचर है किस चीज का? कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 का। क्या रेशो होगा? रेशो होगा आपका 1:3। इस रेशो में जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं भाई? एक्वारेजिया। अब इस एक्वारेजिया के बारे में कुछ थोड़ा और भी पता होना चाहिए हमें, क्योंकि एक्वारेजिया बनाया तो क्या बनाया? ये क्या होता है बेटा? हाईली कॉरोसिव होता है। क्या होता है? हाईली कॉरोसिव होता है। अभी इतना कॉरोसिव होता है कि ये उन रिएजेंट्स में से आता है, वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स इन विच, जिसमें कि क्या हो, गोल्ड एंड प्लेटिनम कैन बी डिसॉल्व। क्या हो जाता है? इन दोनों कौन कौन से मेटल्स आपके? गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये दोनों भी इसके अंदर क्या है? डिसॉल्वेबल है। क्यों है? क्योंकि ये बहुत क्या है? हाईली कॉरोसिव। हाईली कॉरोसिव मतलब मेटल को क्या कर देगा? बहुत जल्दी से डैमेज कर देगा, उसकी प्रॉपर्टीज को खत्म करने लग जाएगा, कॉरोजन को आगे प्रोसीड करेगा, बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि ये दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और दोनों ही किसमें? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है तो इनकी जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या है? बहुत कम है। तो अमाउंट ऑफ वाटर होने कम होने की वजह से इनके अंदर H+ आयंस ज्यादा है। तो इसीलिए क्या है? हाईली कॉरोसिव। और हाईली कॉरोसिव होने के साथ इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि क्या कर सकता है? गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं बेटा इसके अंदर नेक्स्ट रिएक्शन पे। हमने पढ़ लिए एयर के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है मेटल ऑफ और मेटल सॉल्यूशन के साथ। मेटल की नेक्स्ट रिएक्शन हमारे किसके साथ है? मेटल सॉल्यूशन के साथ। रिएक्शन ऑफ metals with metal solution। अभी सॉल्यूशन बोल दीजिए या मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन बोल दीजिए, एक ही बात है। क्योंकि जो सॉल्यूशन बना हुआ है आपका मेटल का, वो किसी ना किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिला हुआ है और वो क्या है? सॉल्ट की फॉर्म में है। कैसे? आपको याद होगा, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक रिएक्शन पढ़ी थी। रिएक्शन का नाम था आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम था भाई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कहती है कि जो हायर रिएक्टिव मेटल है, क्या है भाई? हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लोअर रिएक्टिव मेटल ड्यूरिंग द रिएक्शन। कब? रिएक्शन के टाइम पे क्या करेगा? जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो लोअर रिएक्टिव मेटल को कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि हायर और लोअर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अभी आपने रिएक्शन देखी है एसिड की, मेटल्स की किस किस के साथ? वाटर, एयर और एसिड के साथ। उसके अंदर हमने देखा है कि हर मेटल का एक अलग अलग बिहेवियर है। जैसे कि हमने सोडियम और पोटेशियम का देखा कि वो ज्यादातर क्या करते हैं? बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं और कैसे हैं? एक्सप्लोजन को या फिर हीट इन्वॉल्व होना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। उसके बाद में उससे थोड़ा कम हमने देखा कैल्शियम और मैग्नीशियम का, उसके अराउंड अराउंड। फिर हमने थोड़ा और नीचे जाने के बाद एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह उनकी देखी। उसके बाद आयरन, कॉपर, इस तरीके से हमने रिएक्शंस को देखा। तो उस बेसिस पे साइंटिस्ट ने क्या किया? सारी रिएक्शंस को करके देखा और उन्होंने फाइनली एनालाइज करके क्रिएट किया
कि हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। तो उसके लिए इन्होंने क्या बनाई, एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई। क्या बनाई भाई? रिएक्टिविटी सीरीज बनाई। और उस रिएक्टिविटी सीरीज से डिफाइन हो जाता है हमें कि कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लो रिएक्टिव है। तो उन सभी मेटल्स को एक मैनर के अंदर अरेंज कर दिया जाए ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, वो रिएक्टिविटी सीरीज को मैं लिख देता हूँ। आपके रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे पहले जो मेटल है उसका नाम क्या है? पोटेशियम। क्या नाम है भाई? पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। सबसे पहला एलिमेंट कौन है भाई? पोटेशियम। और पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। पोटेशियम के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा आपका? सोडियम। पोटेशियम, सोडियम, ये दोनों हो गए। इन दोनों की ही हमने देखी थी सिमिलर है ज्यादातर चीजें कि ये रिएक्शन बहुत पास कर देते हैं, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, हीट इवॉल्व होती है, और कहीं कभी फायर लग जाना है, एक्सप्लोजन हो जाए, इस तरह की हमने एक्टिविटीज देखी थी इनके रिएक्शंस में। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो कौन सा आपका? सी है, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम के बाद में आपके कौन सा आ जाता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के बाद में आपके कौन सा आ जाता है? एल्यूमिनियम। तो फर्स्ट 5 एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हो गए? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फर्स्ट 5 एलिमेंट कौन कौन से हो गए आपके? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देखिए यहाँ आपको ये देखना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, जो नीचे की साइड डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे हाई रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद में आपके नेक्स्ट आ जाएगा जिंक, Zn इसका सिंबल है। जिंक के बाद आपके नेक्स्ट आ जाएगा Fe मतलब आयरन हो गया आपका। आयरन के बाद आपके आ जाएगा लेड। लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। अब नेक्स्ट 3 देखिए आप, जिंक, आयरन, लेड। फर्स्ट 5, नेक्स्ट 3 पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मैं आपको एक ये इस तरीके से अरेंज इसलिए कर रहा हूँ कि आप करो इनको एक सेट बना के। ये 5 का सेट हो गया क्योंकि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है मोस्टली सिमिलर है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो यहाँ तक का जो सबका लास्ट का रिदम है, प्रीफिक्स रिदम जो है वो क्या है? सेम है। तो आप इनको पांचों को एक साथ याद कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे नेक्स्ट चलते हैं हम, जिंक, आयरन, लेड। ये तीनों के रिदम एकदम अलग है। और यहाँ ब्रेक इसलिए लगाया क्योंकि इसके बाद में जो आपके मेटल आने वाला है वो मेटल नहीं है, वो क्या है? नॉन मेटल है, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो नॉन मेटल होते हुए भी क्या करता है? मेटल की तरह बिहेव करता है। जिस तरीके से मेटल की जो टेंडेंसी होती है, जितनी भी हमने मेटल के लिए जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाई थी, वो सब क्या करता है? ये शो करता है। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो ये क्या करता है? नॉन मेटल की तरह शो करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज है ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो किसकी तरह बिहेव करता है? ये मेटल की तरह बिहेव करता है। इसलिए इस कहाँ प्लेस मिला है? मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर प्लेस मिला है। तो यहाँ पे हमको स्टॉप होना ही था क्योंकि एकमात्र आपका नॉन मेटल है ये, जो कि हाइड्रोजन, जो किसमें आता है? आपका मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आता है। फर्स्ट 5, देन थर्ड। उसके बाद आपका कौन आ गया? नॉन मेटल, जो कि आपका कौन है? हाइड्रोजन। उसके बाद आपके 4 और हैं। नेक्स्ट आपका कॉपर, उसके बाद आपका मर्क्यूरी, कॉपर, मर्क्यूरी, इनको मैं आगे उधर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह है नहीं। एक मिनट। हाइड्रोजन हो गया आपका। हाइड्रोजन के बाद में आपके आ जाएगा कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। देखो ये चारों को फिर आप एक साथ याद करो, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। फर्स्ट 5 कौन कौन से हो गए आपके? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनमें तो सब में सबका प्रीफिक्स साउंड सेम है, तो एक साथ ये याद रखना। उसके बाद आपके 3 है, जिंक, आयरन, लेड। जिंक, आयरन, लेड, तीनों का प्रोनाउंसिएशन कोई सेम नहीं है, लेकिन आगे हमको स्टॉपेज आएगा किस वजह से? नॉन मेटल जो हाइड्रोजन है। तो 3 हम एक पेयर में रख रहे हैं, जिंक, आयरन, लेड एंड देन हाइड्रोजन ओनली द नॉन मेटल। और फिर लास्ट के 4 हैं आपके कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप यूज कैसे करते हैं कि अगर यहाँ पर पोटेशियम है रिएक्शन में और दूसरा जो आपका एलिमेंट बना हुआ है, मेटल सॉल्ट बना हुआ है, मेटल सॉल्यूशन का जो सॉल्ट है आपका, वहां पे मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो जो पोटेशियम है वो हाई रिएक्टिव होने की वजह से किसको रिप्लेस कर देगा? मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा। और वहां पे जो नया सॉल्ट बनेगा वो किसका बनेगा? पोटेशियम का बनेगा। अब आगे हम रिएक्शन देखते हैं। आप इसको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को याद करें क्योंकि ये आपके सारी रिएक्शंस में हेल्पफुल रहेगी। देखिए, मेटल ए प्लस मेटल सॉल्ट ऑफ बी,
मतलब एक मेटल है अकेला और एक मेटल सॉल्ट है किसका, बी मेटल का। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेटल सॉल्ट ऑफ ए बन जाएगा और मेटल बी अलग हो जाएगा। क्या हुआ, मेटल ए ने जब रिएक्शन करी, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है तो इसने डिस्प्लेस किसको किया, बी को। ए की जगह कौन आ गया, बी। देखो यहाँ मेटल सॉल्ट के साथ बी था, अब मेटल सॉल्ट के साथ कौन है, ए, और बी क्या हो गया, अलग। तो इसी टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगी भाई, ये मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके आयरन की रिएक्शन होगी इसके साथ कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट गिव्स। अब पहले तो याद करो कि आयरन और कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे मेटल कौन हो गया, कॉपर, यहाँ पे मेटल कौन, आयरन। रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आयरन पहले आता है या कॉपर आता है, तो सबसे पहले क्या था आपका, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, 5 ही हो गए। उसके बाद क्या था, जिंक आयरन लेड, क्या था, जिंक आयरन लेड। तो ये तो हमको यहीं से क्लियर हो गया, जिंक आयरन लेड हमारे 3 है। तो उसके बाद में कॉपर, क्योंकि फिर क्या आ जाता है आपका हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल है, फिर आपके आता है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा तो Fe किसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से मेटल को हटा दो तो बचा क्या आपका SO4, SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, FeSO4, और अलग क्या हो जाएगा यहाँ से, मेटल कॉपर। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो गई है। यहाँ से इसने क्या ब्रेक कर लिया, CuSO4 में से Cu को अलग और SO4 को अलग। तो CuSO4 तो आपका क्या था, कॉपर सल्फेट, क्या था भाई, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट की जगह अब यहाँ पे नया सॉल्ट बन गया, ठीक है, वो आपका कौन हो गया, FeSO4। कौन हो गया, FeSO4। इसको आप क्या बोल दोगे, फेरस सल्फेट। और यहाँ पे आपके क्या निकल जाएगा, आयरन, कॉपर अलग से निकल जाएगा। मतलब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसी तरीके से आप और एक रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम की, Mg प्लस CuCl2 गिव्स। अभी मैग्नीशियम हमने देखा, मैग्नीशियम फर्स्ट 5 में ही आ जाता है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। तो कॉपर उसके नीचे ही है, कॉपर को रिप्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट MgCl2, और Cu हटके अलग हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका कॉपर क्लोराइड, यहाँ पे आपके बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरीके से आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। बहुत सिंपल सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको फॉलो करना है और बहुत इजीली इनको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो जब भी ये रिएक्शन आए इनको छोड़ के नहीं आना, एकदम ईजी है ये। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं मेटल की नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, जो किसके साथ है भाई, नॉन मेटल के साथ। किसके साथ है भाई, नॉन मेटल के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। अब देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल के साथ मैं आपको थोड़ी सी चीजें रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे कि आपने मेटल के बारे में एक चीज पढ़ी थी, मेटल क्या था हमारा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव था। क्या था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और नॉन मेटल हमारा क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या था भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव था, बताया था आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर साथ में मैंने आपको बताया था कि जो मेटल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी में डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। वहीं पे नॉन मेटल के बारे में आपको बताया था कि नॉन मेटल क्या करता है, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है NaCl सॉल्ट, हमारा कॉमन सॉल्ट होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। उस एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल से मैं आपको क्लैरिफाई करके बताता हूँ कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी कि उनको रिएक्शन करनी पड़ती है और किस तरीके से उनके अंदर रिएक्शन प्रोसीड होती है, सारी बातें। जैसे कि एग्जांपल में हम इस तरफ ले लेते हैं सोडियम मेटल और इस तरफ ले लेते हैं क्लोरीन, जो कि आपका क्या है, नॉन मेटल। अब सोडियम की बात करते हैं, देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए सोडियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है, क्या है भाई, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, 11 होता है। क्या होता है भाई, 11 होता है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से फिल करते हैं शेल्स के अंदर, किसके थ्रू, ऑक्टेट रूल के थ्रू। या आपकी
इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट शेल हुई, बीच में क्या हो जाता है, न्यूक्लियस हो जाता है। तो फर्स्ट शेल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। नेक्स्ट शेल के अंदर हम चलते हैं, नेक्स्ट शेल के अंदर हम हाईएस्ट कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते थे, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये वाली 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। फिर हम और नेक्स्ट शेल में चलते हैं, नेक्स्ट शेल के अंदर हम और कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 यहाँ हो गए, 8 यहाँ हो गए, 10 हो गए, और एक और बचा तो एक और यहाँ आउटर मोस्ट में कर दिया। ऐसे ही हम क्लोरीन के ऊपर चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं इसकी भी। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले इसका भी क्या चाहिए हमें, एटॉमिक नंबर चाहिए। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का भाई, एटॉमिक नंबर होता है इसका 17। कितना होता है भाई, 17। जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेल का पूरा रिप्रेजेंटेशन किया है सोडियम के लिए, वैसे हम क्लोरीन के लिए भी करेंगे। सबसे पहले बीच में क्या हो गया आपका ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ये फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शेल पे चलते हैं, नेक्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद नेक्स्ट में फिर से मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कितने हैं करने, टोटल हमें 17 करने, 2 हो गए ये, 8 हो गए, 10, अब बचे कितने 7, तो 7 इसमें कर दो, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। देखिए अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, थोड़ी सी चीजें रिवाइज करिए। आपने पढ़ा था ऑक्टेट रूल, क्या पढ़ा था आपने भाई, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि कोई भी, ऑक्टेट रूल क्या याद कराता है आपको कि कोई भी मेटल, नॉन मेटल मतलब कोई भी एलिमेंट है, उसकी एक ही इच्छा होती है पूरी, क्या होती है कि वो स्टेबल हो जाए। जैसे कि हमारी भी इच्छा होती है कि हम पढ़े लिखे बड़े हों, सक्सेसफुल हो, हमारा एक सक्सेस हमारे लिए क्या स्टेबिलिटी है। ऐसी मेटल्स की स्टेबिलिटी क्या है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्या है उनकी स्टेबिलिटी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट होने के क्या है आपके पास सिम्टम्स की उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होने की बात चाहिए तो हमें क्या चाहिए, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जैसे कि आपकी नोबल गैसेज होती है, नोबल गैसेज आपकी जितनी भी होती हैं वो सारी क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, या फिर उनका डुप्लेट भी कम हो सकता है। जैसे कि अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल क्या है, सिर्फ फर्स्ट वाला ही है, जैसे कि आपका हीलियम, तो उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो सकते हैं, 2 ही फिल हो सकते हैं। तो जहां पे 2 मतलब डुप्लेट बनता है, तो डुप्लेट भी अगर इसी का कंप्लीट है और उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भी वही है, तो वो भी क्या है, स्टेबल है। इसीलिए आपका हीलियम भी क्या है, नोबल गैस के अंदर आता है। तो मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो रिएक्शन क्यों करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं, वो इतनी मेहनत इसलिए करते हैं रिएक्शन की, ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके, और स्टेबल होके अपने आप को क्या करें, एज ए सक्सेसफुल पर्सन फील करें। तो देखिए सोडियम की बात करते हैं अब हम। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए ना। और इसकी क्या इच्छा होनी चाहिए कि मुझे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर मैं एक को दे दूं। इसके लिए ज्यादा इजी ये होगा कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, इसको मैं दे दूं, और उसके लिए ये इजी होगा कि मैं एक चाहिए मुझे, मैं ले लेता हूं। जबकि 7 डोनेट करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट तब 8 हो जाएगा अगर वो 7 डोनेट कर दे, लेकिन 7 डोनेट करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कंपैरेटिवली एक लेने के लिए। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। और जिस तरीके जब भी जैसे ही इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बॉन्ड में आ जाएंगे, मतलब दोनों आपस में कंपाउंडेड फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। वैसे आपको मैंने समझा दिया है कि मोस्टली जो मेन बात है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब मेटल्स है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है किस लिए, ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ये आपका सोडियम है, ठीक है। जैसे ही सोडियम की हम बात करते हैं तो हम जो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में एक ही है, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं एज ए डॉट। प्लस बात करते हैं किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन के केस के अंदर हमारे पास लास्ट में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है। कितने हैं भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है किसमें, आउटर मोस्ट शेल के अंदर। और जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, पर यहाँ पर आएगा तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव तो चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का
चार्ज, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का रीजन ये है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और डोनेट करा तो उसने थोड़ा अच्छा काम किया, तो अच्छा काम किया, पॉजिटिविटी मतलब उसको प्लस आयन मिला, तो ये तो बनता है कैटायन। और साथ में आपका क्या बनेगा, ये क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, और जो नया आपको इलेक्ट्रॉन मिला है उसको हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ में इसके ऊपर कौन सा सिंबल आ जाएगा, माइनस का। तो ये आपका क्या बन गया, Na और Cl से NaCl। ये देखो दोनों ही किस में आए, आयन फॉर्म में, किस में आए, आयनिक फॉर्म के अंदर, किस में आए, आयनिक फॉर्म के अंदर आए। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के जब रिएक्शन होगी तो उनके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा भाई, आयंस का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा। और क्यों होगा आयंस का फॉर्मेशन, क्योंकि जब तक आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक ये एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन both are oppositely यहाँ क्या हो रहा है, आयंस फॉर्म हो रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, आयंस फॉर्म हो रहे हैं। सोडियम एंड क्लोरीन बोथ आर अपोजिटली चार्ज्ड। क्या है भाई, दोनों ही अपोजिटली चार्ज्ड है, बोथ आर अपोजिटली चार्ज्ड, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या करेंगे वो, दे अट्रैक्ट ईच अदर, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, एंड the electrostatic force binds them to exist as NaCl। इसको देखिए यहाँ पे कि सोडियम और क्लोरीन दोनों के, सोडियम एंड क्लोरीन, क्लोराइड लिख दिया मैंने यहाँ, सॉरी, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन बोथ आर अपोजिटली चार्ज। सोडियम पे कौन सा चार्ज है, प्लस, और क्लोरीन पे कौन सा है, नेगेटिव। ये दोनों अपोजिट चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और जिसकी वजह से ये क्या रहेंगे, आपस में जुड़े रहेंगे, आपस में बाइंडेड रहेंगे, और उसी की वजह से ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एज ए कंपाउंडेड फॉर्म, दैट इज NaCl। तो ये आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स हो चुकी है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसके अंदर थोड़ी सी किसकी, यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड। तो NaCl आपका कैसा कंपाउंड हो गया, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये किस किस से बना है, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन से। तो प्लस वालों को हम क्या बोलते हैं, कैटायन, और माइनस वालों को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर। क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स। अभी अभी हमने देखी है कि किस तरीके से आयंस से मिलकर क्या बना है, कंपाउंड बना है। एक सोडियम था, एक क्लोरीन था, एक पॉजिटिव आयन था, एक नेगेटिव आयन था। तो यहां से हम इसकी क्या करते हैं, सबसे पहले तो डेफिनेशन को क्रैक करते हैं। द कंपाउंड्स दैट आर formed by the transfer of electron, from a metal to a non-metal, from a metal to a non-metal are ionic और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं भाई, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, जो कैसे बने, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां होगा, मेटल टू नॉन मेटल, मेटल का कैटायन बनेगा, नॉन मेटल का एनायन बनेगा। कंपाउंड दैट आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल आर आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। आपको दोनों ही नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड।
प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वो क्या है इसकी? फिजिकल स्टेट। किसकी बात करते हैं भाई? फिजिकल स्टेट की। तो फिजिकल स्टेट की बात करें हम तो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, सॉलिड एंड हार्ड। कैसे होते हैं? सॉलिड एंड हार्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जहां भी सॉलिड होगा और हार्ड होगा तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दे आर ब्रिटल। कैसे होते हैं भाई? ब्रिटल होते हैं। सो कैन बी डिवाइडेड into pieces, so can be divided into pieces by applying pressure। क्या कर सकते हो? प्रेशर अप्लाई करके इनको आप पीसेस के अंदर डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आपने सॉल्ट देखा होगा, सॉल्ट क्या होता है? बड़ा फॉर्म, मतलब रॉक फॉर्म के अंदर होता है, मतलब बड़े बड़े उसके लोब्स होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उनको क्रिस्टल फॉर्म के अंदर उनको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये क्या है? ब्रिटल है, इसी वजह से हम इनको क्या कर सकते हैं? इस छोटे पीसेस के अंदर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो सॉलिड हार्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ब्रिटल होते हैं, इसलिए छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या हो सकते हैं? इजीली डिवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि इनका किसके रिगार्डिंग? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग। अब देखिए मेटल्स के अंदर भी हमने देखा था, मेटल्स भी सॉलिड थे, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा था। तो जहां पे भी सॉलिड हो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो? ज्यादा, तो वहां पे एमपी और बीपी भी क्या होगा? ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। क्यों होगा हाई? बिकॉज मोर एनर्जी रिक्वायर्ड more energy required to break इंटरआयोनिक बॉन्ड कह सकते हो, या फिर इंटरआयोनिक अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं आप। क्योंकि जिस चीज के थ्रू जुड़े हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। क्योंकि जिसके थ्रू ये बाइंड हो रहे हैं वो कौन सी बॉन्ड है? आपकी आयोनिक बॉन्ड है। इंटरआयोनिक मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है किसके लिए? इसको ब्रेक करने के लिए। तो जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर आने में इसको क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्योंकि आपका इंटरआयोनिक बॉन्ड ब्रेक होने के लिए मोर एनर्जी चाहिए। सॉलिड होते हैं, फिजिकल स्टेट हो गई हमारी, और उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हुई। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड आपकी है सॉल्युबिलिटी। क्या है भाई? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की बात ऐसी है कि ये क्या है? सॉल्युबल इन वाटर। क्या है भाई? सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर कैसे होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर हम अदर सॉल्वेंट्स की बात करें जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, तो इनसॉल्युबल होते हैं इनके अंदर। इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो वाटर के अंदर तो सॉल्युबल है, बाकी और जैसे कि केरोसिन हुए, पेट्रोल हुए, या फिर और अदर कोई सॉल्वेंट है उनके अंदर क्या है? ये इनसॉल्युबल है। अगली प्रॉपर्टी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी कंडक्टिविटी। क्या है भाई? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की बात ऐसी है कि हमने देखा कि ये नेचर में कैसे प्रेजेंट है? फिजिकल स्टेट सॉलिड के अंदर है। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने की बात करेंगे तो वहां पे क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? आयंस के बीच में। जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो इजीली क्या होंगे? मूव हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे। तो नॉट पॉसिबल। क्या है? नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट। अब नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट को लिखा डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे नॉट पॉसिबल कंडक्टिविटी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कंडक्टिविटी इसके अंदर पॉसिबल है। कब है पॉसिबल? जब ये कैसे हो? मॉल्टन स्टेट के अंदर हो। मॉल्टन स्टेट मतलब मेल्टेड स्टेट के अंदर। पॉसिबल व्हेन इन molten state
मॉल्टन मतलब मेल्टेड। तो आपकी जो कंडक्टिविटी है मतलब आयंस क्या होंगे, बहुत इजीली मूव कर जाएंगे। कब? जब वो मेल्टेड फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, मेल्टेड फॉर्म के अंदर हो या वाटर के साथ डिसॉल्व हो तब भी। तो कंडक्टिविटी पॉसिबल है कब? जब मॉल्टन स्टेट के अंदर हो। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट के अंदर होगा तो वहां पे आपकी कंडक्टिविटी या फ्लो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लो क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी चार प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। किसके रिगार्डिंग? आयनिक कंपाउंड्स के रिगार्डिंग। ये चारों ही मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे आपका आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और हमारी मेटल्स की जितनी भी रिएक्शंस थी, चाहे वो एयर, वाटर, एसिड, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर नॉन मेटल के साथ हो, सारी ही आपकी कंप्लीट हो चुकी है। साथ में आयनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मतलब मेटल्स कहाँ मिलते हैं और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, उनको निकाला कैसे जाता है, उनको सेपरेट किस तरीके से किया जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।